नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम में। दोस्तों, हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए राजन सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी सारे डिस्कस कर चुके हैं और विज्ञान का हम अति लघुत्तरी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको यहाँ पर अध्ययन सामग्री मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। आप बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी अपना ले सकते हैं और आपके पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। लास्ट क्लास में हमने 51 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 50 तक कर लिए थे। आज है प्रश्न संख्या 51। पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। इसे पौधों का अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के आधार पर थोड़ा सेटिंग बदलनी पड़ेगी, एक सेकेंड। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। ये पौधे जल में रहते हैं। पत्तियां प्राय कटी फटी होती हैं। तना कमजोर तथा स्पंजी होता है। जड़ें अल्प विकसित होते हैं। पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं, जिसमें ये जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे हाइड्रला, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। नेक्स्ट है मरुद्भिद पौधे। ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। जड़ें विकसित होती हैं। तना मोटा गूंजेदार होता है। पत्तियां नुकीली तथा कांटों से रूपांतरित होती हैं, जैसे कैक्टस, रस्कस, बबूल आदि। लवणोद्भिद पौधे। ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तना मोटा तथा सरस होता है। पत्तियां मोटी तथा चमकीली होती हैं। इसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे राइजोफोरा, एबीसीजिया। अगला आपका है प्रश्न संख्या 52। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार बताइए। उत्तर है, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। उपर्युक्त आधार पर पदार्थों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, यथा जल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक आदि। अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर आकर्षित होते हैं। उदाहरण है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिससे स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसे परमाणुवीय चुंबक कहा जाता है। अनुचुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। अगला है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के अन्य अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। अगला है 53। गति के तृतीय नियम को बताइए। तो तृतीय नियम है, इसे या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया को इसके बराबर या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है कहा जाता है। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम कहा जाता है। उदाहरण है, माना कि दो पिंड अ और ब हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। यदि पिंड अ पर पिंड ब द्वारा आरोपित बल फ अ है तथा पिंड ब पर आरोपित बल फ अ ब है, तब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो दोनों पिंड पर बल लगेगा
वो बराबर होगा और एक दूसरे के विपरीत, यानी दूसरे का हमने माइनस में ले दिया है। इन दोनों बलों में से एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हुए समान क्रिया प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के संबंध में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला है, जब हम यह नहीं जान सकते हैं कि अमुक बल क्रिया है तथा अमुक बल प्रतिक्रिया है, हम केवल यह जान सकते हैं कि यह बल क्रिया है और दूसरा प्रतिक्रिया है। दूसरा है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगते हैं, एक पर ही नहीं। उदाहरण, उपरोक्त उदाहरण में एक बल अब क्रिया या प्रतिक्रिया बल आ पर लग रहा है, जबकि दूसरा प्रतिक्रिया या क्रिया पिंड बा पर लग रहा है। न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें से प्रमुख उदाहरणों का विवरण दीजिए। तो पहला है, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतनी ही तेज़ी से हमें झटका लगता है। बा है, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है तथा गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नौका से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर ढकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, न्यूटन से कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि। अगला है 54, घर्षण बल किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। उत्तर है, घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष खिसकने का विरोध करते हैं। बल जो सदैव वस्तु की संभावित स्थिति या खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। जिस समय सतहों के सापेक्ष गति होती है, इनके मध्य घर्षण बल को गतिज ऊर्जा घर्षण कहा जाता है। अगला है घर्षण के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। घर्षण के उपरोक्त तीनों प्रकारों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पहला है आपका स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक मोशन। यदि जमीन पर लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है तथा उसे खिसकाने हेतु बल लगाया जाए तो वही नहीं खिसकता, अतः दोनों सतहों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। यह घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इसका परिणाम लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा के विपरीत होता है। सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु एवं धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी एवं जमीन के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल होता है। अगला है लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल कहा जाता है। जैसे समस्त वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2016, 15 और 2017 में आया हुआ है। बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, अथवा जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन पर लघु टिप्पणी लिखिए, अथवा बीज के प्रकीर्णन किस किस माध्यम से होते हैं। तो बीजों के प्रकीर्णन से आशय बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की विधियाँ, प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है वायु द्वारा। बीजों के प्रकीर्णन हेतु हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो बीजों को उनके पैतृक पौधों से काफ़ी दूर ले जाती है। इस प्रकार के बीजों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला है, बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं। कुछ बीजों की वायु में तैरने या उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करती हैं। कैलोट्रोपिस एवं सेमल में रुई जैसे बालों का गुच्छा होता है। दूसरा है स्फुटन द्वारा। कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं और 1 मीटर से भी अधिक दूरी पर फेंक दिए जाते हैं तथा यूफोर्बिया, मटर, सेम आदि फलों में परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बीजपत्र सहित दूर स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। कुछ पौधे फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन हेतु मुख्य बाह्य कारकों जैसे वायु, जल तथा जंतुओं पर निर्भर हैं।
दूसरा है पानी द्वारा। जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पौधों में फलों या बीजों का प्रतिकीर्णन जल द्वारा किया जाता है। नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर दूर तक विकिरण हेतु अनुकूलित होता है। किसी बाह्य फलवृत्ति में जल प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी मध्य फलवृत्ति के रेशों में वायु भारी हो जाती है, वायु भरी होती है, जिससे यह हल्का हो जाता है और दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है। कमल में भी जल द्वारा विकिरण होता है। अगला है जंतुओं द्वारा। कुछ पौधों के फलों में कांटे होते हैं, जिनकी मदद से ये जीव जंतुओं या पशुओं की त्वचा से चिपक जाते हैं और इस प्रकार बहुत दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं का प्रकीर्णन करते हैं। अगला है पक्षी द्वारा। पक्षी भी बीजों के अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पक्षी अंजीर, अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद आदि के फल खाते हैं। बीजों का पालन नहीं होता तथा यह विष्ठा के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये बीज अंकुरित हो जाते हैं तथा पक्षी द्वारा बीज पहुंच जाता है, उसी स्थान पर पेड़ उग जाता है। मानव द्वारा। मानव भी फसलों, फल, वृक्षों, सजावटी पौधों तथा पादपों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवार का वितरण भी मनुष्य द्वारा अनजाने में हो जाता है। 56 शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं? उत्तर है शून्यांक त्रुटि। साधारण पैमाने द्वारा किसी रेखा की लंबाई मापने के लिए रेखा के एक सिरे पर प्राय साधारण पैमाने की शून्य रेखा को सीध में रखा जाता है। रेखा के दूसरे सिरे का पार्ट ही रेखा की लंबाई होती है। प्रयोग करते करते पैमाने के सिरे घिसकर गोल हो जाते हैं, जिससे शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती। अब ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य से आगे वाला कोई निशान रेखा के प्रारंभ की सीध में रखा जाता है। इसे स्केल में शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का पार्ट ही शून्यांक त्रुटि है। रेखा के दूसरे सिरे पर पैमाने के 8 में से एक शून्यांक त्रुटि घटाकर शुद्ध पार्ट को ज्ञात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्यांक की सीध में होना चाहिए। ऐसा होने पर कहा जाता है कि वर्नियर में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्यांक चिन्ह एक सीध में नहीं होते हैं, उनमें कुछ भिन्नता होती है। इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। शून्यांक त्रुटि निम्न 2 प्रकार की होती है। पहली है धनात्मक, दूसरी है ऋणात्मक। धनात्मक शून्यांक त्रुटि, यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर रहता है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक कहलाती है। इसे ज्ञात करने हेतु हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पतमांक का गुणा करके शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। शुद्ध पाठ ज्ञात करने हेतु प्रेषित पाठ में से एक त्रुटि को घटा दिया जाता है। है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के बाईं ओर रहता है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। शुद्ध पाठ ज्ञात करने के लिए शून्यांक त्रुटि हमेशा प्रेक्षित पाठ में से घटाई जाती है, अतः शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होने पर जुड़ जाती है। इसे ज्ञात करते समय यह सावधानी का ख्याल रखा जाता है कि वर्नियर पैमाने का जो खाना मुख्य स्केल के किसी खाने की ठीक सीध में पड़ता है उसे वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या सामान्यतः 10 से घटा देते हैं और प्राप्त संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। 57 प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। पर्णाभ व्रंत और पर्ण का स्तंभ। पहला है पर्णाभ व्रंत। कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है और इसकी बजाय पर्णव्रंत पत्ती अदृश्य रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल, अकेसिया। पर्णाभ व्रंत साधारणतः उद्धरण दिशा में विकसित होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर कम से कम पड़े, जिससे बाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। पर्ण का स्तंभ कभी कभी तना चौड़ा एवं मसाल हो जाता है और पत्तियों कार्य करता है, जिससे पर्ण का स्तंभ कहा जाता है। पर्ण का स्तंभ में एक से अधिक पर्ण तथा पर्ण संधियाँ होती हैं, जैसे नागफली और रसकस। बीजांड के प्रकार बताइए। बीजांड के बीजांडासन एवं बीजांडव्रत के विभिन्न प्रकार से जुड़े रहने के आधार पर बीजांड द्वारा निवाहक से बीजांडव्रत की परस्पर स्थिति बदलती है। इसके अनुसार बीजांड प्राय 6 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्थोट्रोपस अथवा एट्रोपस। इसमें बीजांड द्वार
निभाग द्वार तथा बीजांडव्रत एक ही सीध में पाए जाते हैं, जैसे पायपरेसी व अर्टिकेसी कुल के पौधे। एनाट्रोपस, इस प्रकार के बीजांड एक प्रकार से उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार व बीजांडव्रत आपस में समांतर हो जाते हैं तथा बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर एक बीजपत्री व गेमोपेटली कुल के पौधों में हेमिएनाट्रोपस बीजांड में बीजांडव्रत व बीजांडद्वार के मध्य 90 डिग्री का जुड़ाव पाया जाता है। इसमें बीजांडद्वार एवं निभाग एक सीध में होते हैं, जैसे रेनकुलस। कंपाइलोट्रोपस, इसमें बीजांड का मुख्य सिरा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड एवं निभाग एक सीध में न पड़कर भूलकोश सामने होते हैं, एवं जैसे ल्यूमिनेसी कुल के पौधे। एम्फीट्रोपस, इसमें बीजांड इस प्रकार मुड़ा होता है कि इनका भूलकोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड एलिसेमी कुल के पौधे में पाए जाते हैं। अगला है सिनोट्रोपस। सिनोट्रोपस की बीजांड का बीजांडव्रत वृद्धि करके 180 से 360 तक घूम जाता है। इस कारण बीजांडव्रत बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि यह एक तीसरा अध्यावरण जैसा लगने लगता है, जैसे ओपेंसी ऐसी कुल के पौधे। अगला प्रश्न है आपके सामने 59। पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन की विधियां का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन करते हैं लास्ट। पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को दो श्रेणी में व्यक्त किया गया है, लैंगिक और अलैंगिक। पादपों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दैहिक कोशिकाओं के नवीन जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन कोशिकाओं या तो बनती ही नहीं अथवा बिना अर्धसूत्री वायन से बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती हैं। पहला है विखंडन। यह एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा दो अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और सतती कोशिकाएं तथा जीव बनाती हैं। जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिक प्रोटोजोआ में जनन बहुखंडन विधि से होता है। बीजाणु निर्माण। कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय रचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहा जाता है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित होते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में जीवाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। अगला है कलिकोत्पादन। ईस्ट कोशिकाओं से छोटे कलिका सदृश आभार तथा मुकुल बनते हैं, जो कोशिका से पृथक होकर नई ईस्ट कोशिका बनाती हैं। ईस्ट में ये मुकुल मात्र कोशिकाओं से अलग हुए बिना मुकुल बना लेते हैं, जिससे एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। अगला है आपका खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगायरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नवीन जंतु में विकसित हो जाता है। कायिक जनन। कायिक अथवा वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधों का विकास होता है। पौधों के निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। पहला है जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा, तनों द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, है ना। हम आज इतना ही रखते हैं। अब आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्लास में शायद और फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके लिए हम इसी तरह के वीडियो लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं आपका यहाँ पे, तो प्लीज़ आपका ये सपोर्ट करना बिल्कुल बनता है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।